तो दोस्तों कैसे हो तुम सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं डीमन स्लेयर की मांगा को कवर करूंगा। आश्रा ट्रेनिंग आर्क को नहीं, जो उसके आने वाला शायद मोस्ट हाइप्ड आर्क होने वाला है, इन्फिनिटी कैसल आर्क। और इसमें हमें सभी अपर मून एक्शन में दिखने वाले हैं और सारे के सारे डीमन स्लेयर भी। तो पहली फाइट जो मैं कवर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, वो फाइट होगी जेनुत्सु वर्सेस काइगाओ की फाइट। और ये फाइट तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम जेनुत्सु को एक अलग ही अवतार में देखने वाले हैं। क्योंकि हमने जेनुत्सु को देखा है कि जब भी वो स्लीप मोड में जाता है तब उसका बीस्ट मोड जागता है, लेकिन इस फाइट में तो वो सोने नहीं वाला है। मैं पूरी बात करूंगा फाइट के बारे में, तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि मूजान सबको इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट कर देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है कि जब मैं मूजान के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो वीडियो चाहिए तो तुम्हें क्या करना मालूम है, इस वीडियो के साथ फटाफट से लाइक कर दो। तो जैसे कि ये लोग इन्फिनिटी कैसल में गिरते हैं तो इस लोग सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सभी मूजान को ढूंढने लगते हैं। लेकिन हमारा जेनुत्सु मूजान को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उससे पहले उसे एक बंदे से मिलना होता है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो उसे उस दरवाजे से बाहर बुलाता है और बाहर निकलता कौन है, जेनुत्सु का सीनियर काइगाकू, जो कि अब डीमन बन चुका है। और काइगाकू को तुमने सीजन 1 में देखा होगा शायद, जहाँ तक मुझे याद। और साधारण डीमन नहीं बना, वो बनना है अपर मून 6 डीमन। और जैसे ही वो उससे बाहर निकलता है दरवाजे से, वो सीधा जेनुत्सु को बोलता है कि अपने सीनियर से इस तरह बात करते हैं क्या, तुम अभी भी शायबी हो और अभी भी वीक हो तुम। और जेनुत्सु भी उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि अब जब तुम डीमन बन चुके हो अब तुम मेरे सीनियर नहीं हो। और काइगाकू उसको और भी ज्यादा बुली कर रहा होता है कि तुम अभी भी कमजोर हो, क्या तुम अभी भी थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, क्या तुम आशिरा बने। लेकिन हमारा जेनुत्सु भी उसको पलट के जवाब देता है इधर। उसे बोलता है तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा ना बॉटम लेवल का अपर मून डीमन बन के। और भाई काइगाकू तो शॉक होता ही होता है सुन के, मैं भी शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि जेनुत्सु को इस तरह के अवतार में देखना तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। और इतना ही नहीं, जेनुत्सु से आगे ये भी पूछता कि वो डीमन क्यों बना, क्योंकि उसके डीमन बनने की वजह से ग्रैंडपा ने खुद को मार लिया है और वो अपने मरने के टाइम अकेले थे। क्योंकि जब भी कोई आदमी गलत काम करता तो उसको दूसरा आदमी सजा देता है, लेकिन ग्रैंडपा के केस में तो ये भी नहीं था। वो अकेले मरे, वो भी तड़प तड़प के। वो चाहते तो अपना गला भी काट सकते थे, लेकिन नहीं। जिस स्टूडेंट को उन्होंने थंडर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई वो स्टूडेंट अब डीमन बन चुका है। लेकिन भाई काइगाकू को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था इसको सुनने से। वो बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें, मैं क्या बैठ के रोऊं उसके लिए। जो मेरी वैल्यू नहीं करते मैं भी उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, मैं सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ जो मेरी वैल्यू करते हैं। मैंने तो वो सब कुछ किया उसके लिए कि वो मुझे अपना सक्सेसर चुने, लेकिन वो बुढ़ा चाहता था कि तुम्हें और मुझे, हम दोनों को एक जॉइंट सक्सेसर बनाए। भले ही वो बुढ़ा पहले आशिरा होगा, लेकिन अभी मुझे उस कमजोर बुढ़े की कोई जरूरत नहीं है। और जेनुत्सु ये सब सुन के गुस्से में काइगाकू को बोलता है कि ग्रैंडपा कमजोर नहीं थे, अगर मैं कम हूं ना तो तुम भी ट्रैश हो। मुझे तो ग्रैंडपा के लिए बुरा लग रहा है कि उन्होंने हम दोनों को अपना सक्सेसर चुना। भले ही मैं सिर्फ थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, लेकिन तुम उसी फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हो। और काइगाकू एकदम गुस्से में उसे बोलता है कि तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर मत करो, और वो उस पर अटैक करता है थंडर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म से। लेकिन जेनुत्सु इस अटैक को डॉज तो करता ही करता है, लेकिन वो काइगाकू को डैमेज भी देता है। और इतना ही नहीं, उसको एकदम बैड एज वे में बोलता है कि यू आर टू स्लो कम। और भाई काइगाकू देख के ये शॉक हो जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि ये बंदा अलग लेवल पे जा चुका है। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर हमारा काइगाकू अपर मून 1 कोकुशिबो से जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। और इधर हमें काइगाकू का कैरेक्टर कैसा है ये भी बताया जाता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है बेसिकली। ये जीने के लिए कुछ भी करेगा अपनी जान बचाने के लिए। गंदे से गंदा पानी भी पी लेगा, किसी के सामने सर भी झुका लेगा, चोरी भी कर लेगा, यहाँ तक कि दूसरों को भी मरवा देगा सिर्फ अपने लिए जिंदा रहने के लिए। और कोकुशिबो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें और पावर चाहिए तो तुम डीमन बन जाओ। और वो उसे मूजान का बहुत ही सारा खून देता है। और उसे ये भी बोलता है कि एक ब्रीदिंग यूजर को डीमन बनने में 3 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि कोकुशिबो को 3 दिन का टाइम लगा। और वो उसे बोलता है कि तुम इस खून का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर तुमने इस खून की एक भी बूंद नीचे गिराई तो तुम्हारा सर नीचे गिरेगा उसी टाइम ही। और काइगाकू उस टाइम कहाँ पर होता है भाई, लिटरली कोकुशिबो के सामने। और वो यही सोच रहा होता है कि उसके सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये भले ही अभी ताकतवर है लेकिन ये अपर मून को नहीं हरा सकता। और वो जेनुत्सु के बारे में यही सोच रहा होता है कि ये बंदा तो उसमें हमेशा रोता रहता है, इसके पास कोई गट्स नहीं है, कोई प्राइड नहीं है। और वो बुड्ढा चाहता था कि ये मेरे साथ जॉइंट सक्सेसर बने थंडर ब्रीथ। और उसके बाद वो चिल्ला के बोलता है कि सबको एक ना एक दिन किसी ना किसी पॉइंट पे आके मरना ही है, तुम और बुड्ढे कुछ अलग नहीं हो सकते। और उसके बाद काइगाकू जेनुत्सु पे अटैक करता है थंडर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म से, और वो 5 अटैक करता है एक ही बार में। और जेनुत्सु इस सब देख के एक समझ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुमने वाकई में बहुत सारे लोगों को खाया है, क्या तुम्हें मालूम नहीं चल रहा है कि क्या सही क्या गलत है। तो काइगाकू एकदम हंसते हुए बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है क्या सही क्या गलत है, जो मेरे लिए सही बोलेंगे वो सही है, जो मेरे बारे में गलत बोलेंगे वो गलत। और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करता है और वो उससे पूछता है तुम्हें कैसी लग रही है मेरी ब्लड रीइंफोर्स टेक्निक। बेसिकली जो काइगाकू का अटैक है ना, स्लैशिंग अटैक, वो जेनुत्सु की स्किन और फ्लैश को दोनों को क्रैक करके उसे जला रहे थे। और जेनुत्सु जितना ज्यादा अटैक अपने ऊपर लेगा ना काइगाकू के, उसकी स्किन उतनी ज्यादा क्रैक होती रहेगी, उतनी ज्यादा जलती जाएगी। और काइगाकू उसको बोलता है कि अब जब मैं डीमन बन चुका हूँ तो मेरी थंडर ब्रीथिंग टेक्निक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और वो उससे बोलता है कि मैं अलग हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ।
और जेनुत्सु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, वो नीचे गिर रहा होता है लिटरली। और फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक में कि कुछ बच्चे चिढ़ा रहे होते हैं काइकाकू को। तो इधर हमें बेसिकली बताया जाता है कि थंडर ब्रीदिंग की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, काफी ज्यादा बेसिक फॉर्म है। बिना वो फॉर्म सीखे तुम अगर बाकी सारी फॉर्म सीख भी लोगे ना, तो तुम उसका 100% नहीं निकाल पाओगे। इसलिए थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म सीखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, और काइकाकू वही नहीं सीख पाता है। इसलिए उसे यही चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है कि जेनुत्सु ये फॉर्म सीख गया और वो नहीं सीख पाया। इसलिए वो जेनुत्सु को हमेशा अपने पास आने ही नहीं देता था बिल्कुल भी। वो जेनुत्सु के गट्स को हेट करता था, और जेनुत्सु भी उसको हेट करता था, लेकिन वो उसकी इज्जत बहुत ही ज्यादा करता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। और जेनुत्सु यही बोलता है कि काइकाकू उसके लिए और ग्रैंडपा के लिए हमेशा बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। और उसके बाद वो ग्रैंडपा से सॉरी बोलता है, और इसके बाद हम देखते हैं थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म, फ्लेमिंग थंडर गॉड। और ये तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट एपिक मोमेंट होने वाला है जब ये एनिमेट होगा तो डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में। और जो भी इस बात से एग्री कर रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लाइक जरूर बोल देना और कमेंट करना। और जैसे ही वो ये 7th फॉर्म यूज करता है, काइगाकू सर यू दर्द से अलग हो जाता है। और काइगाकू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, भाई अभी हुआ क्या, इसने कौन सा फॉर्म यूज करा। और वो उससे बोलता है कि आखिरकार बुड्ढे ने तुम्हें एक ऐसी फॉर्म सिखाई जो उसने मुझे नहीं सिखाई। लेकिन जेनुत्सु उधर से बोलता है कि नहीं, ये फॉर्म मैंने खुद बनाई है, मुझे ग्रैंडपा ने नहीं सिखाई, और मैं चाहता था कि हम दोनों साथ में इस फॉर्म का यूज करके डीमंस के साथ लड़े एक दिन। और काइगाकू ये सब सुन के हैरान हो जाता है, भाई इसने अपनी थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म बनाई, लेकिन थंडर ब्रीदिंग की तो सिर्फ 6th फॉर्म है ना, और ये तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, ये कैसे 7th फॉर्म बना सकता है। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा होता अपनी हार, और वो मरने के टाइम भी यही सोच रहा होता है कि इसके पास अभी बिल्कुल भी स्टैमिना तो बचा नहीं है, ये भी मेरे साथ ही मरेगा। लेकिन तभी पीछे से योशिरो आ जाता है और वो उसे बोलता है कि जो इस दुनिया को कुछ नहीं दे सकते ना, उनको भी रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। जो सिर्फ अपने डिजायर, अपनी इच्छा के लिए जिएंगे ना, वो एंड में अकेले ही मरेंगे, और तू भी अकेला ही मरेगा। और ये बोलते ही काइगाकू तो डिसअपियर हो जाता है और जेनुत्सु को तुरंत बचा लेता है। और इधर हमें एक ड्रीम सीक्वेंस दिखाया जाता है जिधर जेनुत्सु अपने मास्टर ग्रैंडपा जिगरो से माफी मांग रहा होता है, और वो उन्हें यही बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं काइगाकू के साथ नहीं घुल मिल पाया, मैं आपके जिंदा रहते हुए आशिरा बनना चाहता था, क्या आप मुझसे अभी भी नफरत करते हो क्या। लेकिन उधर से उसके मास्टर जिगरो रोते हुए जेनुत्सु को बोलते हैं कि यू आर माई प्राइड एंड जॉय। और इधर हमारे जेनुत्सु की आंखें खुल जाती हैं। मेरे ख्याल से ना, अगर तुम इस बात से एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि जेनुत्सु इकलौता ऐसा डीमन स्लेयर होगा जिसने अकेले अपर मून डीमन को हराया। मोजिरो तोकितो ने भी अकेले हराया था, पर उसने डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किया था अपना। पर जेनुत्सु ने ऐसा कुछ नहीं किया फाइट के दौरान, ना ही उसने डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किया, ना ही वो हाशिरा है अभी। और अकेले अपर मून 6 को हराना, भाई भले ही काइगाकू अभी रिसेंटली डीमन बना हो, बट अपर मून तो अपर मून होता है, तुम उस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो बिल्कुल। और जेनुत्सु ने जो किया वो तो भाई डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा। तो हाँ, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। और अगली वीडियो ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अलग कॉन्सेप्ट आया था जब मैं इसकी मांगा पढ़ रहा था। तो अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा मैं सोच रहा हूँ। तो अगर वो वीडियो फटाफट से चाहिए तो चैनल को क्या करना तुम्हें मालूम है, सब्सक्राइब ठोक दो एक। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता में।